फ्रेंड्स, धरती पर जीवन कैसे पैदा हुआ इसके संबंध में जो भी एक्सपेरिमेंट और प्रूफ मिले उसके बारे में हमने आपको 3 वीडियो में काफी कुछ जानकारियां दी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लाखों करोड़ों वर्षों तक निर्जीव हेल्डन सूट में लगातार स्टेप बाय स्टेप केमिकल और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन यानी कि क्रमागत विकास की वजह से ही धरती पर जीवन पैदा हुआ। और इस तरह हेल्डन सूप से जीवन की उत्पत्ति को थॉमस हेनरी हक्सले ने एबायोजेनेसिस कहा, जबकि एक जीवित पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति को बायोजेनेसिस कहा गया और यह नाम हेनरी चार्ल्टन बेस्टियन ने दिया था। अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पर जो जीवन है 19 किलोमीटर सतह से नीचे तक सूक्ष्मजीवों के रूप में मौजूद है, जबकि इसके ऊपर 76 किलोमीटर के वातावरण में जीवन फैला हुआ है। इसके अलावा अंटार्कटिक महासागर की ऊपरी सतह से 800 मीटर नीचे बायोस्फीयर पाया जाता है, यानी कि जीवों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और 1997 ईस्वी में अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए कैसनी हाइजेंस ने यह पता लगाया कि शनि के चंद्रमा टाइटन के वातावरण में जीवन को जन्म देने के लिए आवश्यक कार्बनिक कंपाउंड भी पाए गए थे। तो दोस्तों, निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति की खोज करने वाले वैज्ञानिक किसी भी मटेरियल के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन एबायोजेनेसिस के सिद्धांत यानी कि बेजान पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, एबायोजेनेसिस के सिद्धांत को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले अगर हम कोशिका की बात करें तो एक कोशिका के केमिकल स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन और पानी के विशेष रसायन के रूप में जीवन कार्य करता है। एक कोशिका के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के कंपाउंड्स जो है सबसे अधिक योगदान होता है, जिसमें से पहला कंपाउंड आता है लिपिड, दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीसरा है एमिनो एसिड और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो यह मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और ये आज भी प्रयोगशाला में आसानी से बनाए जा सकते हैं। जिस रूप में तब पृथ्वी की शुरुआत में जब बनी थी उस समय जिस रूप में बनते थे आज भी उसी रूप में बनाए जा सकते हैं। सन 1950 से 1960 के बीच बायोकेमिस्ट सिडनी वाल्टर फॉक्स ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने पृथ्वी के ओरिजिन के समय के वातावरण की कल्पना करते हुए हवाई क्षेत्र में पहुंचे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हवाई क्षेत्र अमेरिका का एक स्टेट है जो पैसिफिक ओशियन के आसपास में पड़ता है और इस क्षेत्र में उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एमिनो एसिड जो कि जीवन का भौतिक आधार होता है जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं, सिडनी फॉक्स ने एमिनो एसिड को गर्म किया और ले जा करके उसे सूखे स्थानों पर ले जाकर रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे सूखते गए वैसे वैसे वे एक लंबी धागे जैसी पेप्टाइड्स यानी कि छोटे प्रोटीन्स का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। इसमें उन्होंने ज्वालामुखी के मुंह के पास से लावा निकाला और इस लावा का तापमान 140 सेंटीग्रेड के आसपास में था, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुमान था कि 100 सेंटीग्रेड तापमान के आसपास में धरती पर जीवन पैदा हुआ होगा। इसके बाद इस ज्वालामुखी लावा के टुकड़े को समुद्र में धोया और इस टुकड़े को मीथेन, अमोनिया और पानी के मिश्रण से प्राप्त एमिनो एसिड में डाल दिया। इसके बाद इसमें कुछ घंटों तक इसे बर्तन में डाल करके इसको पकाया और इसके पकाने के बाद लावा के टुकड़े को निकाला और स्टेरिलाइज्ड वाटर यानी कि शुद्ध पानी में ले जाकर बर्तन को धोया। इसके बाद उन्होंने देखा कि पानी की ऊपरी सतह पर एक गाढ़ा भूरा चिपचिपा पदार्थ जो है जमा हुआ है और यह पदार्थ एक तरह का प्रोटीनॉइड्स यानी कि प्रोटीन का ही एक छोटा सा रूप था। इस प्रोटीनॉइड्स की तुलना जब फॉक्स ने कोशिका से की तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोशिका बनाने का फार्मूला खोज लिया हो। इस उत्साह में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वह 10 साल के भीतर एक जीवित कोशिका का निर्माण करेंगे। लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो यह पता चला कि प्रोटीनॉइड्स से प्रोटीन नहीं होते हैं और ना ही ये जीव की कोशिका में पाए जाते हैं और इस प्रोटीनॉइड्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि एक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और सभी अंग कोशिका के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन एक प्रोटीनॉइड्स के अंदर कोशिका जैसी कोई भी बात नहीं होती है और इसके अंदर कोई भी अंग नहीं पाया जाता है और इस प्रकार यह प्रयोग यहीं पे छोड़ दिया गया।
वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के बाद यह पता चला है कि प्रोटीन्स जो है रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही बनते हैं। जिस रूप में प्रोटीन बनते हैं उसी रूप में एक कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इस बात पर ध्यान दें कि प्रोटीन्स रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जिस रूप में बनते हैं ठीक उसी रूप में कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन किस तरह बनते हैं, हमें पूरी तरह से पता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की। तो दोस्तों अगर हम बात करें एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें एमीन और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे के सारे एक प्योर एलिमेंट है। तो दोस्तों अगर हम एलिमेंट्स यानी कि तत्व को एक सरल भाषा में समझे तो जो तत्व होता है वो एक इंग्लिश लेटर की तरह ही होता है। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षरों की बनावट अलग अलग प्रकार से होती है और ये सभी अक्षर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन को व्यक्त करने के लिए ही बनाए गए होते हैं और इन्हीं अक्षरों के कॉम्बिनेशन से हर एक शब्द बना होता है। ठीक इसी तरह हर एक एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और लगभग धरती पर मौजूद सारी चीजें इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर C का सिंबल दिख रहा है यह कार्बन तत्व का सिंबल है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अत्यंत ही सक्रिय होता है और अब तक लाखों ऐसे कंपाउंड खोजे जा चुके हैं जिनके निर्माण में कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और धरती पर ऐसे करोड़ों कंपाउंड्स कार्बन द्वारा बनाए जाने की संभावना है। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन के बाद कार्बन चौथे नंबर का तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है और धरती पर 15वें नंबर का सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, इन सभी के शरीर के निर्माण में कार्बन तत्व का सबसे अधिक योगदान है। एक शरीर के अंदर पाए जाने वाले सभी कंपाउंड्स कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें कार्बनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इतनी सारी जानकारियों के बाद अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप की यह प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कई तत्व एक साथ जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ए मॉलिक्यूल्स जहाँ भी जाते हैं साथ जुड़ते हैं और ए मॉलिक्यूल्स जहाँ भी जुड़ते हैं साथ जुड़ते हैं और इस तरह वह जुड़ करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं और बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है अलग हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड होने के लिए कंपाउंड्स के अंदर कार्बन तत्व का होना जरूरी है। दूसरी बात एमीन और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही चार कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और इनमें मुख्य रूप से कार्बन तत्व मौजूद होता है और साथ ही साथ NH2 यानी कि एमीन ग्रुप भी जुड़ा होता है। इसलिए डीएनए और आरएनए एक प्रकार की एमिनो एसिड है। तो दोस्तों अब तक जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण और शोध हुए हैं उनसे यही पता चलता है कि एमिनो एसिड में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वह रासायनिक क्रिया द्वारा ही बनते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, सीटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये सभी रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं खोजी गई है या फिर देखी गई है जिसमें एडेनिन, गुआनिन, सीटोसिन और थायमिन एक साथ मिलकर के डीएनए की रचना कर रहे हों और इसी तरह एडेनिन, गुआनिन, सीटोसिन और यूरासिल मिलकर के एक साथ आरएनए की रचना कर रहे हों। कहने का मतलब डीएनए जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, सीटोसिन और थायमिन से मिलकर बनता है और जो आरएनए होता है वो एडेनिन, गुआनिन, सीटोसिन और यूरासिल से मिलकर बनता है। इतना तो पता है, लेकिन ये सभी किस रासायनिक क्रिया के द्वारा एक साथ मिलकर के डीएनए और आरएनए की रचना करते हैं, ऐसी किसी भी रासायनिक क्रिया के बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस सवाल को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक थ्योरी है जो काफी हद तक डीएनए और आरएनए और महत्वपूर्ण प्रोटीन्स, एंजाइम कैसे बनते हैं इसे समझाने के लिए प्रयास करती है। तो दोस्तों इस थ्योरी का नाम है आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल को सुलझाने के लिए आरएनए वर्ल्ड थ्योरी अब तक की वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सबसे मशहूर थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो में कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।